नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 41 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, इन विच ईयर वर शेक्सपियर्स सोनेट्स पब्लिश्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है इन विच ईयर वर शेक्सपियर्स सोनेट्स पब्लिश्ड। शेक्सपियर सोनेट जो है कब पब्लिश हुए थे? ऑप्शन देखिए 1594, 1609 और 1616 या फिर आपका 1593। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर के सोनेट जो हैं कब पब्लिश हुए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों 1609। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। विलियम शेक्सपियर के सोनेट जो हैं कब पब्लिश हुए थे? 1609 में, यानी कि 1609 में पब्लिश हुए थे दोस्तों। अगर आपको पूरी डेट पूछी जाए तो याद रखेंगे 20 मई। ठीक है, 20 मई, 20 मई 1609 को दोस्तों पब्लिश हुए थे। किसने पब्लिश कराए थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने पब्लिश कराए थे? थॉमस थ्रॉप के द्वारा। ठीक है, ठीक है, थॉमस थॉप के द्वारा दोस्तों पब्लिश कराए गए थे विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट जो हैं कब पब्लिश हुए। तो आंसर रहेगा आपका 20 मई 1609 को जो है पब्लिश हुए थे। किसने कराए थे पब्लिश? थॉमस थॉप ने जो है पब्लिश कराए थे दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको दो तीन जो है ऑप्शन में जो है आपके सन दे रखे हैं, तो इनको भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपका 1593 है, तो आप जानते हैं 1593 को जो है दोस्तों कौन सा वर्क आया था विलियम शेक्सपियर का? तो आप सभी जानते हैं क्या आया था, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1593 में कौन सा वर्क आया था विलियम शेक्सपियर का? वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड वीनस एंड एडोनिस जो है दोस्तों, ये वर्क आया था 1593 में। ये एक नैरेटिव पोएम थी दोस्तों। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस कब आई थी? 1593 में, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है 1594 क्या हुआ था 1594 को? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1594 को एक पोएम और आई थी दोस्तों विलियम शेक्सपियर की। कौन सी पोएम आई थी 1594 में? तो ध्यान रखेंगे, द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। ठीक है, द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। ठीक है, रेप ऑफ ल्यूक्रिस। ठीक है, कब आया था ये वर्क आया था इनका 1594 में। ठीक है, बाकी 1616 आप जानती हैं। 1616 में 1616 में जो है विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी दोस्तों। ठीक है, और जन्म कब हुआ था विलियम शेक्सपियर का? तो आपको इनका लाइफ स्पेन जो है ध्यान रखना है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1564 में। ठीक है, 1564 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 1616 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है लाइफ स्पैन इनका। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों वीनस एंड एडोनिस जो है, जो आपका 1593 में आया, ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा है? तो आंसर करेंगे आप वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, पब्लिश्ड वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा है? वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कब जो है विलियम शेक्सपियर के सोनेट पब्लिश हुए और अदर जो आपको मैंने बताई कि वीनस एंड एडोनिस कब आया। ठीक है, द रेप ऑफ ल्यूक्रिस कब आया। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उसको किसने पब्लिश कराया था? थॉमस थ्रॉप ने। ठीक है, तो दोस्तों सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। आपको बताना है किसे जाना जाता है दोस्तों
फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? ऑप्शन देखिए, हेनरी फील्डिंग, जॉफ्री चौसर, थॉमस विट या फिर विलियम टंडेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा है, ठीक है, फादर ऑफ प्रोज नहीं कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम टंडेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। विलियम टंडेल जो है, जिनको कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो लोगों के नाम आपको ध्यान रखना है, विलियम टंडेल और जॉन वाइक्लिफ, ठीक है। दूसरा नाम याद रखना है जॉन वाइक्लिफ का, ठीक है, जॉन, ठीक है, जॉन वाइक्लिफ। तो जॉन वाइक्लिफ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन दोनों को जो है दोस्तों कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में जो है जॉन वाइक्लिफ नहीं मिला तो आपको मिलेगा विलियम टंडेल। अगर विलियम टंडेल आपको ऑप्शन में मिला है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर सही करेंगे, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है दोस्तों विलियम टंडेल एंड जॉन वाइक्लिफ को, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है दोस्तों कि देखिए फादर ऑफ प्रोज किसे कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए यहाँ पर फादर ऑफ प्रोज, ठीक है, फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ प्रोज किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे फादर ऑफ प्रोज कहा जाता है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को, ठीक है, किंग अल्फ्रेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे किंग, किंग अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड, ध्यान रखेंगे किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को जो है दोस्तों फादर कहा जाता है दोस्तों प्रोज का, ठीक है, फादर ऑफ प्रोज। अगर आपको पूछा जाए फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखने, कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है दोस्तों, दोनों के नाम याद रख लेंगे, विलियम टंडेल और जॉन वाइक्लिफ, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए फादर ऑफ प्रोज तो आंसर करेंगे दोस्तों किंग अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। पूछा जाता है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसे कहते हैं, तो दोनों के नाम मैंने बता दिया, आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और फादर ऑफ प्रोज की बात करें तो फादर ऑफ प्रोज कहा जाता है दोस्तों किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपके ऑप्शन में जो है हेनरी फील्डिंग है, ठीक है। हेनरी फील्डिंग को क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, ठीक है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश नोवेल, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें जॉफ्री चौसर की, तो जॉफ्री चौसर आप जानती हैं दोस्तों क्या कहा जाता है जॉफ्री चौसर को, जॉफ्री चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। हेनरी फील्डिंग जो है, हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, जॉफ्री चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आपको बताना है गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बेड सन्स। तो दोस्तों ये आपको बताना है, ये लाइन जो है कहाँ पर अपीयर है, कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, हैमलेट, किंग लियर, द टेम्पेस्ट या फिर ओथेलो। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बेड सन्स, यानी कि जो अच्छी माताएं हैं, यानी कि जो अच्छी मदर्स हैं, उन्होंने भी दोस्तों बुरे बेकार बच्चों को जन्म दिया है। तो दोस्तों ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है आपको बताना है, गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बेड सन्स, यानी कि जो अच्छी मदर्स हैं या जी अच्छी माताएं हैं, उन्होंने भी बुरे यानी कि बेकार बच्चों को जन्म दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लाइंस जो है कहाँ आपको देखने को मिलती हैं, तो 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा द टेम्पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा,
ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है टेम्पेस्ट में दोस्तों ये लाइन किसने कही है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये लाइन कही है दोस्तों मिरिंडा के द्वारा। ठीक है, किसने कही है ये लाइन? मिरेंडा, ये कैरेक्टर है दोस्तों द टेम्पेस्ट में। ठीक है, मिरेंडा कौन थी दोस्तों? अगर आपने पढ़ा होगा टेम्पेस्ट तो ये प्रोस्पेरो की जो है बेटी थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है। व्हेन डिड द जैकोबियन पीरियड स्टार्ट एंड एंड? तो यहाँ पर आपको बताना है जैकोबियन पीरियड जो है कब से कब तक माना जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? 1500 से 1660, 1558 से लेकर 1603, 1603 से लेकर 1625 या फिर 1625 से लेकर 1649। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैकोबियन पीरियड कब से कब तक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो यहाँ पर राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1603 से लेकर 1626 तक का जो समय है उसको जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जैकोबियन पीरियड स्टार्ट कब हुआ था? 1603 में, और कब तक चला था लास्ट? 1625 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको पूछ लिया जाए कि एलिजाबेथन एज जो है कब से कब तक माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे एलिजाबेथन एज जो है यहाँ पर दिया है 1558 से लेकर 1603। इसको जाना जाता है दोस्तों एलिजाबेथन एज के नाम से। ठीक है, ठीक है, एलिजाबेथन एज कब से कब माना जाता है? 1558 से लेकर 1603 जो है दोस्तों ये माना जाता है एलिजाबेथन एज। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि कैरोलाइन पीरियड या कैरोलाइन एज कब से कब तक माना जाता है, तो कैरोलाइन पीरियड माना जाता है दोस्तों 1625 से लेकर 1649 तक। क्या माना जाता है आपका? कैरोलाइन पीरियड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जैकोबियन हो गया। ठीक है, ये जैकोबियन हो गया 1603 से 1625। ये आपका क्या हो गया? कैरोलाइन पीरियड हो गया। ठीक है, कैरोलाइन। तो आपको ध्यान में रखना है तीनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, व्हेन डिड द न्यू क्लासिकल पीरियड स्टार्ट एंड एंड? तो यहाँ पर आपको बताना है न्यू क्लासिकल पीरियड जो है कब से कब तक माना जाता है न्यू क्लासिकल पीरियड। या ऑप्शन देखिए 1660 से लेकर 1798, 1660 से लेकर 1700 से लेकर 1745 या फिर 1745 से 1798। आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, न्यू क्लासिकल पीरियड कब से कब तक माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1660 से लेकर 1798 दोस्तों ये माना जाता है न्यू क्लासिकल पीरियड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और न्यू क्लासिकल दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1660 से लेकर 1798। आपको पूछ लिया जाएगा कौन सा पीरियड इसको कहते हैं, तो न्यू क्लासिकल पीरियड इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए 1660 से लेकर 1700 तक कौन सा पीरियड था? ठीक है, तो 1660 से लेकर 1700 आप जानती हैं कौन सा पीरियड था? ये था दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड। कौन सा पीरियड था? रेस्टोरेशन। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1700 से 1745 कौन सा इसको बोलते हैं? कौन सा पीरियड बोलते हैं? 1700 से लेकर 1745 तक के पीरियड को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? अगस्टन एज बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, अगस्टन एज। ठीक, तो ये दोस्तों तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, न्यू क्लासिकल पीरियड जो है माना जाता है 1660 से 1798। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड माना जाता है 1660 से लेकर 1700, और 1700 से लेकर 1745 माना जाता है अगस्टन पीरियड या अगस्टन एज। ठीक है, तीनों को आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द लास्ट पोएट ऑफ द रेनेसां?
आपको बताना है यहाँ पर लास्ट पोएट किसको कहा जाता है रेनेसा का। ऑप्शन देखिए, जॉफ्री चौसर, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है पहले भी। ठीक है, लास्ट पोएट किसे कहा जाता है रेनेसा का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जॉन मिल्टन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। रेनेसा का जो है लास्ट पोएट किसको कहा जाता है, जॉन मिल्टन को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर वर्क नहीं लिखा है। ऑप्शन देखिए, अर्ली स्प्रिंग, द रूइंड कॉटेज, गिल्ट एंड सोरो, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर आंसर करना है आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर कौन सा वर्क जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, आंसर कीजिए। अर्ली स्प्रिंग, द रूइंड कॉटेज, गिल्ट एंड सोरो, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अर्ली स्प्रिंग की बात करें तो ये तो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, द रूइंड कॉटेज ये भी दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, और यहाँ पर गिल्ट एंड सॉरो ये भी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ये किसका वर्क है दोस्तों, मैंने बताया था आपको किसका वर्क है, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ध्यान रखेंगे ये है आपका एस टी कॉल्डिस का। ठीक है, एस टी कॉल्डिस यानी कि सैमुअल टेलर कॉल्डिस का वर्क है दोस्तों ये, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये कब लिखा था इन्होंने, ये लिखा था 1807 में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी बात करें दोस्तों एस टी कॉल्डिस की, सैमुअल टेलर कॉल्डिस, तो दोस्तों इनके वर्क्स आपको मैंने बताए थे सारे। ठीक है, ध्यान रखना है, रोमांटिक पोएट है दोस्तों। ठीक है, एस टी कॉल्डिस। तो यहाँ पर कुछ इनके वर्क्स देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करें कॉल्डिस की दोस्तों, तो कॉल्डिस से आपको ध्यान में रखना है इनके वर्क्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये वर्क किसका है, एस टी कॉल्डिस का है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स एस टी कॉल्डिस के। और एस टी कॉल्डिस का दोस्तों लाइफ स्पेन भी आपको पूछा जा सकता है। तो एस टी कॉल्डिस का, सैमुअल टेलर कॉल्डिस का जो लाइफ स्पेन है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका लाइफ स्पेन है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, बताया था मैंने आपको 1772 याद रखेंगे, 1772 में इनका जन्म हुआ था कॉल्डिस का। और इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 1834 में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं, जैसे आपका द राइम ऑफ द अनसेंट मरीनर। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, द राइम सब पढ़ा है आपने। ठीक है, द राइम ऑफ द अनसेंट मरीनर। ठीक है, अनसेंट मरीनर ये कब आया था दोस्तों, इनका वर्क बताइए। ये आया था आपका 1798 में आया था। ठीक है, द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर हो गया। कुबला खान ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका, कुबला खान पूछ लिया जाएगा आपको, कुबला खान किसका वर्क है, तो ये दोस्तों एस टी कॉल्डिस का है। ठीक है, इनका एक वर्क है दोस्तों क्रिस्टाबेल। ठीक है, ये भी कई बार पूछा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्रिस्टाबेल। ठीक है, क्रिस्टाबेल के साथ साथ और कौन कौन सी दोस्तों इनके वर्क्स हैं बताइए। क्रिस्टाबेल हो गया, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ठीक है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ठीक है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट किसका वर्क है, ये भी दोस्तों एस टी कॉल्डिस का है। ठीक है, इसके अलावा जो है एस टी कॉल्डिस के काफ़ी सारे वर्क्स हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान में रखने पूछा जाएगा। ठीक है, अदर वर्क की बात करें, एक इनका वर्क है दोस्तों द वॉचमैन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, द वॉचमैन किसका वर्क है, ये भी दोस्तों एस टी कॉल्डिस का वर्क है, द वॉचमैन। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों
फियर्स इन सॉलिट्यूड क्या है? फियर्स इन सॉलिट्यूड, ठीक है। फियर्स इन सॉलिट्यूड किसका वर्क है? तो ये भी एस डी कॉल्डिस का वर्क है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका एक ओड है, डिजेक्शन एंड ओड, ठीक है। ये भी कई बार पूछा है। डिजेक्शन, डिजेक्शन एंड ओड किसका है वर्क? ये भी दोस्तों एस डी कॉल्डिस का है, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है मैरी आर्डन इज द मदर ऑफ। आपको बताना है मैरी आर्डन जो है ये मदर थी दोस्तों, किसकी थी मदर थी? विलियम शेक्सपियर की, विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? मैरी आर्डन इज द मदर ऑफ, राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? 8 का राइट आंसर करें तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर की मदर का नाम है दोस्तों मैरी आर्डन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों विलियम शेक्सपियर का आपको लाइफ स्पैन याद रखना है। अभी ऊपर मैंने बताया था आपको 1564 से लेकर, यानी कि 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1616 यानी कि 1616 में इनकी डेथ हुई थी विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं, जैसे आपका इनकी ट्रेजिडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं, ठीक है। तो आपको सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और हिस्ट्री वर्क भी है इनकी, जैसे आपका रिचार्ड वगैरह, ठीक है। तो सभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ स्पैन के साथ साथ इनके वर्क्स भी आपको ध्यान में रखने हैं विलियम शेक्सपियर। चलिए देखते हैं एक बार इनकी कुछ ट्रेजेडीज और कॉमेडीज़ पर एक बार हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो इनकी काफ़ी सारी ट्रेजेडीज़ हैं। कौन कौन से हैं इनकी ट्रेजेडीज आपको ध्यान में रखनी है? इनकी ट्रेजेडीज़ की बात करें तो आप सभी जानते हैं कौन कौन से हैं। हैमलेट हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे हैमलेट। हैमलेट के साथ साथ आपको याद रखना है ओथेलो, ठीक है। हैमलेट हो गया, एथेलो हो गया, और आपका किंग लियर हो गया, ठीक है, किंग लियर, ठीक है। किंग लियर के साथ साथ और कौन सी ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, बताइए। किंग लियर के बाद मैकबेथ हो गया, ठीक है, मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ हो गया। मैकबेथ के साथ साथ आपको याद रखना है रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट ये क्या है? ये भी आपका जो है ट्रेजेडी है, ठीक है। और साथ ही साथ आंसर करेंगे एंटनी एंड क्लोपेट्रा, ठीक है, ये भी क्या है? ट्रेजेडी है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, ठीक है। ठीक है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा हो गया। और कौन कौन सी ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की? जूलियस सीजर हो गया, ठीक है, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, ठीक है। तो सारे क्या हैं? विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं, ध्यान में रखना है आपने सभी को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनकी कॉमेडीज़ की बात करें तो ट्रेजेडीज़ आपको ध्यान रखनी है सारे। साथ ही साथ दोस्तों कॉमेडीज़ की बात करें, इनकी कॉमेडीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। कॉमेडीज हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं एज यू लाइक इट हो गया, एज यू लाइक इट क्या है? ट्रेजेडी कॉमेडी है, ठीक है। इसके साथ साथ ट्वेल्थ नाइट हो गया, ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट के साथ साथ और कौन सी कॉमेडीज हैं इनकी, बताइए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस आप सभी ने पढ़ा है, मर्चेंट ऑफ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के साथ साथ और कौन कौन सी कॉमेडीज हैं, बताइए।
और मिड समर नाइट्स ड्रीम है, ठीक है, मिड समर, ठीक है, मिड समर और मिड समर नाइट्स ड्रीम, नाइट्स ड्रीम, ठीक है, ये भी क्या है, कॉमेडी है ये भी, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखेंगे मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है, मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या है, कॉमेडी है। तो यहाँ पर आपको कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज दोनों याद रखने हैं विलियम शेक्सपियर के, ठीक है। पूछे जाते हैं इनमें से कौन सी कॉमेडी है कौन ट्रेजेडी है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी इनकी हिस्टोरीज भी हैं दोस्तों, हिस्ट्री में भी इन्होंने वर्क लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, तो जिसमें आपका आता है हिस्ट्रीज में, हिस्ट्रीज की बात करें तो हिस्ट्रीज में इनके वर्क हैं दोस्तों, क्या है, जैसे आपका रिचार्ड है, ठीक है, रिचार्ड सेकंड, ठीक है, रिचार्ड सेकंड और रिचार्ड थर्ड, ठीक है, और साथ ही साथ हेनरी, ठीक है, हेनरी फोर और हेनरी फाइव, ठीक है, ये भी दोस्तों वर्क किसके हैं, ये भी वर्क दोस्तों विलियम शेक्सपियर के हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके एक दो छूट गए थे वो भी आप नोट कर लें, जैसे द टेम्पेस्ट हो गया, ठीक है, द टेम्पेस्ट, और द टेम्पेस्ट के साथ साथ द विंटर्स टेल भी है इनका, ठीक है, विंटर्स टेल, ठीक है। तो सारे वर्क्स किसके हैं, विलियम शेक्सपियर के हैं, सभी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। चलिए आंसर कीजिए, स्प्रंग रिदम जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम दोस्तों एक टर्म है, इसको जो है किसने कॉइन किया था, किसने इन्वेंट किया था इसको, ऑप्शन देखिए, जेम हॉपकिंस, टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले भी, इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम टर्म दोस्तों किसने इन्वेंट किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा जे.एम. हॉपकिंस, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। स्प्रंग रिदम जो है एक टर्म है दोस्तों, इसको जो है इन्वेंट किसने किया था, तो इसको इन्वेंट किया था जे.एम. हॉपकिंस के द्वारा। दोस्तों ये क्या है, एक आपको ध्यान में रखना है, एक पोएट्रिक मीटर है, क्या है, पोएट्रिक मीटर, ठीक है, पोएट्रिक मीटर है जिसको डेवलप किया था दोस्तों जेम हॉपकिंस ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हु सेड, देखिए, हु सेड ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। तो दोस्तों ये लाइंस जो हैं कहाँ देखने को मिलती हैं आपको बताना है, ठीक है। चलिए पी.बी. शैले, मैथ्यू अर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर नन ऑफ दीज, ये लाइंस किसने कही हैं और कहाँ आपको देखने को मिलती हैं, दोनों आपको ध्यान में रखना है। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। दोस्तों ये लाइंस कहाँ से हैं दोस्तों और किसने लिखी हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, बताइए, पी.बी. शैले, मैथ्यू अर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये एड्रेस किया गया है, ये एक ट्रिब्यूट है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, किसने किया था ट्रिब्यूट, आंसर हो जाएगा, पहले आप आंसर देख लें, आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। यहाँ पर ही जो है दोस्तों, यहाँ पर ही जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि जो प्रकृति है
प्रकृति की शीतल और फूलों भरी गोद में वैसे ही लेटा दिया है जैसे हम जन्म के समय लेटे थे। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता ने हमें जो है फिर से उसी तरह शांत और निश्चिंत अवस्था में ला दिया है जैसे हम जन्म के समय पृथ्वी की ठंडी और फूलों से भरी गोद में लेटे थे। दोस्तों ये ट्रिब्यूट है, याद रखेंगे। दिस पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ट्रिब्यूट लिखा था दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये लाइन जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है, मैथ्यू अर्नोल्ड की किस वर्क में आपको देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे मेमोरियल वर्सेज में है। ठीक है, किस में है, मेमोरियल वर्सेज। ठीक है, बताया था मैंने आपको, मैथ्यू अर्नोल्ड के सारे वर्क्स बताए हैं। तो मेमोरियल वर्सेज दोस्तों इसमें ही लाइन है। और मेमोरियल वर्सेज कब आया था इनका, 1850 में आया था मैथ्यू अर्नोल्ड का, ध्यान रखेंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये लाइंस जो हैं कहाँ से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं मेमोरियल वर्सेज से लाइन ली गई हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक, तो ट्रिब्यूट है दोस्तों ये, दिस पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक, तो आपको ध्यान में रखनी है लाइंस। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपने आंसर करना है, इन विच ईयर विलियम वर्ड्सवर्थ मेड फर्स्ट टूर ऑफ स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों स्कॉटलैंड का टूर कब किया था, क्योंकि स्कॉटलैंड की यात्रा कब की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, आपको बताना है। 1793, 1798, 1802 या फिर 1803। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, इन विच ईयर विलियम वर्ड्सवर्थ मेड फर्स्ट टूर ऑफ स्कॉटलैंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ दोस्तों स्कॉटलैंड की यात्रा की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कब की थी दोस्तों, 1803 में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्कॉटलैंड की यात्रा कब की थी, 1803 में की थी। किसके साथ की थी, तो ध्यान रखें कि डोरोथी के साथ। ठीक, किसके साथ की थी, डोरोथी के साथ की थी, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी दोस्तों लाइन है। ठीक है, ये लाइंस कहाँ से दोस्तों आपको कहाँ से ली गई हैं और किसने बोली है, आपको बताना है। ठीक है, 12 का आंसर करें। लव इज ए फैमिलियर, लव इज ए डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। दोस्तों ये लाइंस फ्रॉम कहाँ से ली गई हैं, ओथेलो से, या फिर विंटर्स टेल से, या फिर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से, या फिर लव्स लेवर्स लॉस्ट से। चलिए आंसर कीजिए। लव इज ए फैमिलियर, लव इज ए डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। प्रेम जो है, लव जो है, प्रेम एक क्या है, परिचित जो है दुष्ट आत्मा है, और प्रेम को शैतान कहा गया है। लव इज ए डेविल, यानी कि प्रेम एक शैतान है। ठीक है, प्रेम के अलावा और कोई भी जो है, यानी कि प्रेम के अलावा कोई और दुष्ट फरिश्ता नहीं। दोस्तों ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है। ठीक है, ये पंक्ति दोस्तों दर्शाती है कि प्रेम जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक और पागलपन से भरा हो सकता है। तो दोस्तों ये लाइन्स हैं दोस्तों, कहाँ से हैं, 12 का राइट आंसर हो जाएगा लव्स लेवर्स लॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, यानी कि जो आपका लव इज ए फैमिलियर, लव इज ए डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। ठीक है, तो ये लाइन जो है दोस्तों कहाँ से है, विलियम शेक्सपियर के नाटक लव्स लेवर्स लॉस्ट से ली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों किसने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता तो चल गया लव्स लेवर लॉस्ट की लाइन है, लेकिन किसने बोली है अगर आपको पूछा जाएगा कि स्पोकन बाय, ध्यान रखेंगे स्पोकन बाय मूथ। ठीक है, मूथ याद रखेंगे MOTH। ठीक है, मोथ के द्वारा दोस्तों ये कही गई हैं लाइंस। ठीक है, मोथ जो है दोस्तों ये लव्स लेवर लॉस्ट में एक कैरेक्टर है मोथ। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों ये स्टेटमेंट कहा गया है, ध्यान रखेंगे। ये भी आपको पूछ लिया जाएगा किसने कहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ बैंकोज सन इन द प्ले मैकबेथ। तो आपको बताना है मैकबेथ में जो है बैंको का सन जो है कौन था। ठीक है, तो बैंको का लड़का कौन था दोस्तों मैकबेथ में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए देखिए दोस्तों फ्लिंस, थॉमस, सीवॉर्ड या फिर नन ऑफ दीज।
चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। मैकबेथ से आपको पूछा है बैंको का जो लड़का था वो कौन था, बैंकोस सन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे फ्लिंस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, फ्लिंस। ठीक है, बैंको का सन कौन था, फ्लिंस था। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है मैकबेथ में कैरेक्टर पूछे जा सकते, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर आपने देखे हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा मैकबेथ को। तो यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, एक तो आपका मैकबेथ हो गया। ठीक है, मैकबेथ के साथ साथ लेडी मैकबेथ हो गया, लेडी मैकबेथ। ठीक है, सारे कैरेक्टर ध्यान रखने। लेडी मैकबेथ के साथ साथ और कौन सा कैरेक्टर है इसमें, बैंको हो गया। ठीक है, बैंको, बैंको कौन था आपने पढ़ा होगा, ये मैकबेथ का फ्रेंड था दोस्तों, दोस्त था मैकबेथ का। ठीक है, बैंको। और साथ ही साथ यहाँ पर डंकन एक कैरेक्टर है दोस्तों, डंकन। ठीक है, डंकन कौन था, ये किंग था दोस्तों स्कॉटलैंड का। ठीक है, डंकन कौन था, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मर्डर्ड बाय मैकबेथ। इसकी हत्या किसने की थी, डंकन की, मैकबेथ ने की थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मैकडफ, एक कैरेक्टर इसमें मैकडफ भी है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको मैकडफ जो है किस में है आपका कैरेक्टर, तो ये भी आपका किस में है, मैकबेथ में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैकडफ हो गया, डंकन हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ लेडी मैकबेथ, मैकबेथ। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं सभी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपने आंसर करना है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको जो है लाइंस दी हैं, आपको बताना है कहाँ से लाइंस हैं। ठीक है, देखिए 14 क्या है, द ओथ ऑफ अ लवर इज नो स्ट्रॉन्गर देन द वर्ड ऑफ अ टेप्स्टर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है कि ये लाइंस जो हैं कहाँ से हैं, द ओथ ऑफ ए लवर इज नो स्ट्रॉन्गर देन द वर्ड ऑफ अ टेप्स्टर। टेप्स्टर किसको बोलते हैं दोस्तों, टेप्स्टर किसको बोलते हैं बताइए। तो टेप्स्टर बोलते हैं दोस्तों जो क्या करता है, शराब को जो सर्व करता है। ठीक है, यानी कि जो शराब को सर्व करता है उसको बोलते हैं टेप्स्टर। ठीक है, शराब परोसने वाला कह सकते हैं। ठीक है, शराब, शराब को परोसने वाला, परोसने वाला। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसने कहा है दोस्तों, कहाँ से लाइन है और किसने कही है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, द ओथ ऑफ ए लवर इज नो स्ट्रॉन्गर देन द वर्ड ऑफ ए टेप्स्टर। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि प्रेमी की शपथ जो है शराब परोसने वाले टेप्स्टर के वादे से ज़्यादा मजबूत नहीं होती। वे दोनों ही गलत हिसाब किताब को जो है सही ठहराने वाले झूठे हैं। तो यहाँ पर जो है लवर, जो लवर होता है, ठीक है, लवर को जो है क्या कहा गया है यहाँ पर, इन दोनों को जो है एक ही बताया गया है, टेप्स्टर और लवर को। ठीक है, यानी कि प्रेमी, प्रेमी की कसम पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह शराब परोसने वाले के वादे जितने ही झूठी और अस्थायी होती हैं। तो ये कहा गया है दोस्तों, कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं लाइंस, मैकबेथ में, एज यू लाइक इट में, या फिर ट्वेल्थ नाइट में। बताइए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एज यू लाइक इट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एज यू लाइक इट आंसर हो जाएगा। एज यू लाइक इट में दोस्तों ये लाइंस किसने कही हैं, बताइए किसने कही हैं लाइंस। ये लाइंस दोस्तों कही हैं स्पोकन बाय सीलिया। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको ये लाइंस जो है एज यू लाइक इट इसमें किसने बोली है, तो स्पोकन बाय, ध्यान रखेंगे, सीलिया। सीलिया ने किसको कहा है, सीलिया टू रोजालिंड। ठीक है, रोजालिंड को कहा है दोस्तों सीलिया ने। ठीक है, तो ये लाइंस आपको पूछ ली जाएंगी, द ओथ ऑफ ए लवर इज नो स्ट्रॉन्गर देन द वर्ड ऑफ ए टेप्स्टर। यानी कि प्रेमी की शपथ शराब परोसने वाले टेप्स्टर के वादे से ज़्यादा मजबूत नहीं होती, वे दोनों ही गलत हिसाब किताब को सही ठहराने वाले झूठे हैं। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, प्रेमी की कसम पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह शराब परोसने वाले के वादे जितनी ही झूठी और अस्थायी होती हैं। ठीक है, तो ये लाइंस सीलिया ने कही हैं दोस्तों, किसको कही हैं, रोजालिंड को कही है, किस में कही है, एज यू लाइक इट में। ठीक है, तो तीनों आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक, एज यू लाइक इट में दोस्तों आपका एक्ट 3 और सीन 4 में दोस्तों ये कहा गया है।
ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा तो। एक्ट 3, ठीक है, सीन 4, ठीक है, एक्ट 3 सीन 4 में दोस्तों ये लाइन्स हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, किसने कही है, ठीक है, किसको कही है, ठीक है, और किस में दोस्तों ये लाइन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये तो आपको मैंने कई बार करा रखा है, तो राइट आंसर करिए इसका। हु कॉल्ड एडमंड स्पेंसर पोएट्स पोएट? किसको कहा है एडमंड स्पेंसर ने पोएट्स पोएट? ऑप्शन देखिए, फ्रांसिस बैकन, चार्ल्स लैम्ब, टेनिसन या फिर विलियम हैजलिट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर करना है हु कॉल्ड एडमंड स्पेंसर पोएट्स पोएट, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एडमंड स्पेंसर ने पोएट्स पोएट कहा है चार्ल्स लैम्ब को। बात करें दोस्तों चार्ल्स लैम्ब की, तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में आप सभी जानते हैं, इनके वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं और इनका जो लाइफ स्पेन है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन कब से कब तक है आपको ध्यान रखना है, 1775, ठीक है, मैंने बताया था आपको 1775 में इनका जन्म हुआ था और 1834 में इनकी डेथ हुई थी चार्ल्स लैम्ब की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी पूछ लिया जाता है, इनका जन्म और मृत्यु भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको लाइफ स्पेन भी याद रखना है, ठीक है। इनके वर्क्स की बात करें तो इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं चार्ल्स लैम्ब के, जैसे आपका अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे इनका वर्क है, ठीक है, अ टेल ऑफ रोजामंड, ठीक है, रोजामंड ग्रे, ठीक है, किसका वर्क है? चार्ल्स लैम्ब का है, ठीक है। साथ ही साथ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है चार्ल्स लैम्ब का, ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये किसका वर्क है दोस्तों? चार्ल्स लैम्ब का है। चार्ल्स लैम्ब ने दोस्तों इसको लिखा था मैरी लैम्ब के साथ, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कब लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये लिखा था 1807 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1807 में इसको लिखा था, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनके जो वर्क्स हैं इसके अलावा इनके कौन कौन से वर्क हैं, मैंने बताया था एसेज ऑफ इलिया इनका वर्क है, ठीक है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया इनका वर्क है, ठीक है, ओल्ड फैमिलियर फेसेस हो गया, ठीक है, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसस इनका वर्क है, तो सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं, ये आपको दो याद रखने पहले, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इसके साथ साथ मैं मेजर वर्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्क्स तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं, ठीक है, तो आपको जो मेजर वर्क्स हैं वो भी याद रखने हैं, ठीक है। देखिए रोजामंड देखा आपने, उसके बाद आपने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर देखा, उसके बाद देखिए पोइट्री फॉर चिल्ड्रन इनका वर्क है दोस्तों, ये पोइट्री फॉर चिल्ड्रन, पोइट्री फॉर, सॉरी इसको फॉर कर लेंगे, ठीक है, पोइट्री फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ये वर्क किसका है? ये भी आपका चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। साथ ही साथ दोस्तों एसेज ऑफ इलिया तो आप जानती हैं, ठीक है, एसेज ऑफ इलिया कब आया था इनका? एसेज ऑफ इलिया बताइए, कमेंट कीजिए कब आया था एसेज ऑफ इलिया और लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ठीक है, लास्ट एसेज, एक मिनट, ठीक है, पोइट्री ऑफ चिल्ड्रन मैंने बताया आपको, उसके बाद ध्यान रखिए एसे ऑफ इलिया कब आया था इनका वर्क, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ इनका द लास्ट एसे ऑफ, ठीक है, द लास्ट एसेज ऑफ इलिया दोनों कब आए, चलिए आंसर कीजिए, एसेज ऑफ इलिया कब आया और लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब आया, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इनके पूछे जाते हैं, ठीक है। एसेज ऑफ इलिया आया था दोस्तों इनका 1823 में, 1823 में, और द लास्ट एसेज ऑफ इलिया आया था दोस्तों, ये कब आया था इनका? 1833 में, ठीक है, ये दोनों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है इनके वर्क्स की बात हम कर रहे हैं, ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ठीक है, ओल्ड फैमिलियर
फिशेस। ठीक है, किसका वर्क है? लैम्ब का है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे एडवेंचर, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। ठीक है, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस किसका वर्क है? ये भी लैम्ब का है। कब आया था ये? 1808 में आया था। ठीक है, 1808 में। ठीक है, तो सारे वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं चार्ल्स लैम्ब के। ठीक है, जैसे अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे हो गया। ठीक है, पोइट्री ऑफ चिल्ड्रन, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, और एसेज ऑफ इलिया, और लास्ट एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस एंड ओल्ड फैमिलियर फिश। ठीक है, तो सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।